सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सब चंगा? तो यार आज के इस वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि ये मेरे इस चैनल पे पहला वीडियो होने वाला है जिसमें मैं ट्यूटोरियल वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो किन बच्चों के लिए है ये वीडियो? जो बच्चे अभी ना क्लास 10th में हैं, जो अभी टर्म 1 के एग्जाम्स देने जा रहे हैं, बेसिकली मैंने उनके लिए पूरे तरीके से डिज़ाइन किया है पूरा का पूरा कोर्स, ताकि उन्हें और इधर उधर भटकना ना पड़े। एक जगह पर आओ, इस जगह पर मेरे साथ बने रहना। मैंने एक पूरी सीरीज बनाई है जिस पर मैंने एक बहुत ही सीक्वेंस वे में क्या किया है, सारे एमसीक्यू को अरेंज किया है। क्योंकि मेरा एक फंडा क्लियर है भाई, अगर किसी भी एग्जाम को निकालना है ना, तो सबसे पहला काम आप उस एग्जाम को एनालाइज करो कि यार उस एग्जाम का औकात कितना है। अभी आप लोग उस चीज़ को डिटेक्ट नहीं कर सकते, बट हम लोग एक्सपीरियंस से, हम लोगों ने भी क्लास 10th में वो एग्जाम्स दिए हुए, 12th में भी वो चैप्टर पढ़े हुए, लाइट चैप्टर। तो हम लोग को पता है कि सीबीएसई जो है क्लास 10th कितना इसका औकात है, कितनी लेवल तक वो जा सकता है। तो मैंने अपने सारे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से और जितने भी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सबकी मदद से मैंने आपके लिए पूरा सा एक डिज़ाइन कोर्स बनाया है लेवल वाइज। ठीक है, पूरी तरीके से एक लेवल वाइज प्रिपरेशन होगा। आसान सवालों से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे टफ लेवल के सवाल की तरफ चलेंगे। और यकीन मानो, अगर आपने सीरीज को फॉलो कर लिया तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। दिस इज द अल्टीमेट प्लेस टू फाइनलाइज योर दिस चैप्टर। इस सीरीज को पूरा कंप्लीट कर लो। लाइट चैप्टर में तो आपसे कोई भी सवाल नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि इससे ऊपर अब सीबीएसई कुछ नहीं पूछ सकता। बहुत ही सीक्वेंस में पढ़ेंगे यार। सबसे पहले रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, फिर मिरर के बारे में पढ़ेंगे, उस पर कई सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। मैंने बहुत ही अच्छे से सब कुछ को डिजाइन करके रखा हुआ है, बहुत मजा आने वाला है। हर तरह के न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करेंगे, आपका डर ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लेंस पर पढ़ेंगे, फिर लेंस पर न्यूमेरिकल करेंगे, तो जमकर मजा आने वाला है। आप इस सीरीज में बने रहो मेरे साथ, साथ में लड़ेंगे, एग्जाम में आग लगा देंगे। बोलो क्लियर? और आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं, आराम से एक कॉपी कलम उठा लो, एक अपना पानी वाले रख लो और आराम से बिस्तर पर बैठ जाओ पलथी मार के। ठीक है, कुछ नहीं करना है, आराम से सारे क्वेश्चंस को बनाओ। अगर तुम्हें पहले से आता है तो एज अ रिवीजन पर्पस ले लो, बट फिर भी तुम्हें बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। अगर नहीं आ रहा है तब तो भाई ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। आराम से चीज फॉलो करो, हर एक क्वेश्चन को बनाओ। आखिरी में 2 क्वेश्चन आएंगे, उसका आंसर आप लोग मुझे बताओगे, और जिनका भी आंसर सही होगा मैं अगले वीडियो में शुरुआत में ही उनका नाम लूंगा अपनी वीडियो में, जो लोग भी मेरा उन 2 क्वेश्चन के सही आंसर बताएंगे। तो ठीक है, तो अब जब सब कुछ डिसाइड हो गया है तो अब चलते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखना भाई साहब, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत जरूरी होता है, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अभी जितने भी स्कूल या फिर जितने भी कोचिंग के दोस्त हैं या फिर जितने भी ग्रुप्स हैं ना, चाहे वो व्हाट्सएप पे हो, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो, चाहे फेसबुक पे, सब पे इसको शेयर कर दो। ठीक है, ताकि और बच्चों को भी मदद मिल जाए और मेरी भी थोड़ी सी मदद हो जाएगी यार। ठीक है, तो चलो भैया के लिए इतना तो करोगे ही। तो अब सब कुछ डिसाइड हो चुका है। और पीडीएफ अगर आप मान लो किसी को चाहिए क्वेश्चंस कि भैया वो क्वेश्चन पीडीएफ फॉर्मेट में दे दो, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक मिल जाएगा। उसमें सारा वीडियो क्या होगा, अपलोडेड होगा। जितने भी पीडीएफ्स होंगे ना, जो भी पीडीएफ होगा, जो भी जितने भी क्वेश्चंस के, वो सारा उसमें अपलोडेड रहेगा। तो आप वहां से जाकर उसको डाउनलोड करके सेव कर लेना अपने फ्यूचर रेफरेंस में, ताकि कभी आपको रिवीजन करना हो तो आप उससे रिवाइज कर सकते हो। तो सारा टेंशन क्लियर है? कोई टेंशन नहीं। तो अब जब कुछ सेट हो चुका है तो चलो सीधे अपने आप कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो यार जैसा कि आप लोग सबको पता है कि लाइट जो है पूरे क्लास 10th के फिजिक्स का ना सबसे बड़ा चैप्टर है। तो इतने बड़े चैप्टर को एक वीडियो में कवर करना एक नाइंसाफ़ी हो जाएगी, और इसका मतलब ये रहेगा कि मैंने कहीं ना कहीं बेईमानी कर लूँगा। इसलिए मैंने क्या किया है, मैंने इस पूरे लाइट चैप्टर को 2 भागों में तोड़ा है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ताकि हर चैप्टर पे, हर टॉपिक्स पे अच्छे से ध्यान दिया जाए। फिर फर्दर मैंने रिफ्लेक्शन को 3 भागों में तोड़ा है। सबसे पहले है हमारा बेसिक्स ऑफ रिफ्लेक्शन, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। सबसे पहले मैंने कितने भाग तोड़ा है, बेसिक्स ऑफ रिफ्लेक्शन, फिर मैंने तोड़ दिया है उसे बेसिक्स ऑफ मिरर, और फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे मिरर पर, जो कि एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स की दिक्कत होती है। वो कनकेव मिरर का समझेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, हर तरह के न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, जो कि क्लास 10 जहाँ तक कितना मैक्सिमम देख सकता है यार, कितना मैक्सिमम उसकी औकात है, हम लोग उसकी औकात को देखेंगे मिरर का। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बेसिक्स ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में, जिसमें हम लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ रहे होंगे, स्नेल्स लॉ पढ़ रहे होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर लेंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, और फिर जो सवाल करेंगे वो हम लोग न्यूमेरिकल्स ऑन लेंस, जहाँ पे फिर से लोगों का दिक्कत होता है। लेकिन एक बार आपने अगर न्यूमेरिकल्स ऑन मिरर को कर लिया तो फिर आप लेंस के भी न्यूमेरिकल्स को काफ़ी ईजिली कर देंगे। तो इन सब पे हम लोग MCQ देखेंगे, एकदम बहुत अच्छे से देखेंगे, ताकि पूरा आपका जो है रिविज़न हो जाए। किन स्टूडेंट्स के लिए है ये? सारे स्टूडेंट्स के लिए। चाहे आपने कुछ नहीं पढ़ा है फिर भी आप ये वीडियो देख सकते हो, चाहे आपको थोड़ा आइडिया है फिर भी आप इस वीडियो को देख सकते हो, और अगर आपका पूरा अच्छे से प्रिपेयर है तो आप इसे एक रिवीजन पर्पस से देख सकते हो। जो सवाल लेंगे उसको आप एज अ टेस्ट दे सकते हो, फिर भी हो सकता है कि कुछ सवाल आपको नए मिल जाए। तो इतना दूर कर लेंगे तो यार हम लोग पूरी तरीके से क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे अपने फिजिक्स के MCQ के लिए। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर लाइट। लेकिन स्टार्ट करने से पहले ना कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए, जो कि
आप सबको पता ही होगा, और कुछ बातें हैं जो अगर किसी को पता नहीं होगा तो ठीक है, हम लोग उसके बारे में भी यहाँ पर बात कर लेंगे। तो चलो फटाफट एक तरीके से क्विक रिकैप कर लेते हैं आज के टॉपिक को पढ़ने से पहले, उसके एमसीक्यू बनाने से पहले। आज का टॉपिक हमारा क्या रहेगा? बेसिक्स ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चंस को उठाएंगे जो कि बोर्ड में पूछा जा सकता है, प्लस 4-5 न्यूमेरिकल्स करेंगे अच्छे वाले जो मैक्सिमम बोर्ड पूछ सकता है, उससे ऊपर वो नहीं जा सकता। तो यहाँ पर आपका पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। तो फटाफट एक क्विक रिकैप कर लेते हैं पूरे लाइट चैप्टर का, पूरा तो नहीं, आज के इस टॉपिक के लिए। तो चलो देखते हैं पहला पॉइंट। सो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी। यार देश के बच्चे को पता है कि लाइट एक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसके थ्रू आप चीज़ों को देख सकते हो। अगर अपने आसपास आप चीज़ों को देख पा रहे हो, इसका सीधा मतलब है कि आपके आसपास लाइट है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट हमें विजिबल कब हो पा रहा है, आप अपने आसपास जो चीज़ें देख रहे हो वो विजिबल कब है? जब उस ऑब्जेक्ट पर लाइट गिरता है और वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुँचता है। तो ऑब्जेक्ट दिखने के लिए लाइट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए लाइट का डेफिनेशन में ही लिखा गया है कि लाइट एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि हमें देखने में मदद करती है। उसी तरीके से साउंड आता है, साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू हियर, क्योंकि साउंड एक ऐसी एनर्जी है जिसके थ्रू हम सुन पा रहे हैं। जैसे आप मुझे अभी सुन पा रहे हो, तो दैट इज़ अ साउंड एनर्जी। आप अभी अपने लैपटॉप स्क्रीन को या अपने मोबाइल स्क्रीन को देख पा रहे हो, दैट इज़ लाइट एनर्जी। उसके थ्रू ही आप देख पा रहे हो, लाइट आपके स्क्रीन पर गिर रही है, वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों तक पहुँच रही है। तो अगर लाइट नहीं होगा वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा, रिफ्लेक्ट नहीं होगा तो हमारी आंखों तक नहीं पहुँचेगा और हम लोग फाइनली चीज़ों को नहीं देख पाएंगे। इसीलिए तो हमें रात में चीज़ें नहीं दिखती है। बात समझ में आया? ओके। दूसरा पॉइंट, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। यार देश के बच्चे को पता होना चाहिए ये बात, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। रीज़न क्या है इसका? 2 रीज़न है। सबसे पहला, क्योंकि लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। अच्छा सर, क्या एक ही रीज़न है? नहीं, एक और रीज़न भी है। इसका वेवलेंथ काफ़ी छोटा होता है। अगर आप लाइट के वेवलेंथ को देखोगे तो ये बहुत ही छोटा होता है, नैनोमीटर के रेंज में होता है। तो लो वेवलेंथ और हाई फ्रीक्वेंसी के कारण जो है ये लाइट जो है हमें स्ट्रेट लाइन में विजिबल हो, स्ट्रेट लाइन का लगभग दिखने लगता है। कुछ इस तरीके से जो है लाइट हमें, ये एक्चुअली में लाइट वेव होता है, लेकिन अगर आप इसे दूर से देखने लगोगे ना तो आपको ये बिल्कुल ऐसा दिखेगा, एकदम छोटे छोटे से, जो कि लगभग कैसा दिखेगा हमें? स्ट्रेट लाइन। तो बात समझ में आई? तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत सुंदर, बहुत मज़ा आ रहा है हमको। अच्छा, अगला पॉइंट देख लेते हैं भाई साहब, क्या है? ओहो, लाइट जो है इज़ अ ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट कैन बी सीन बाय ह्यूमन आई। हाँ, अब ये एक एमसीक्यू में पूछा जा सकता है ये सवाल कि लाइट कौन सा वेव है? ट्रांसवर्स वेव। अब सबने सुना ही होगा ट्रांसवर्स वेव के बारे में, क्लास 9 में पढ़ के आए होगे यार। ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव, 2 तरह के वेव्स होते हैं। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव, दूसरा होता है ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होता था? नहीं पता, चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होता था? मान लो ये एक वेव है, ठीक है, सपोज दिस इज़ अ वेव, और इसमें ये वाला जो पार्टिकल्स है यहाँ पर, ये सारे पार्टिकल्स हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि ये क्लास 9 का टॉपिक है, फटाफट एक आइडिया दे देता हूँ। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता था? कौन सा वेव? लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो वेव है, अगर वेव इस तरफ जा रहा है, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, वेव किस तरफ जा रहा है? आगे की तरफ बढ़ रहा है कि नहीं यार? बहुत बढ़िया भाई साहब। तो बोला अच्छा, वेव तो आगे की तरफ जा रहा है। अब कोई भी वेव बनता किससे है? पार्टिकल से। हम लोग अभी लाइट के पार्टिकल नेचर के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि लाइट एक पार्टिकल नेचर शो कर रहा है। अच्छा, तो अगर लाइट पार्टिकल नेचर शो कर रहा है तो इस वेव में भी कई सारे पार्टिकल्स होंगे। हाँ भाई साहब, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो अगर वेव इस तरीके से आगे बढ़ रहा है तो पार्टिकल भी अपने पोजीशन पर आगे और पीछे की तरफ मूव करता है। समझ में आया? आगे और पीछे की तरफ मूव करता है हर पॉइंट पर। मान लो जैसे ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल अपने पास वाले पार्टिकल के पास जाता है, इस पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफ़र करता है और फिर वापस से अपने पोजीशन पर। फिर इस पार्टिकल के पास जो एनर्जी मिलता है वो अपने बगल वाले पार्टिकल को जाके आगे बढ़ के एनर्जी देता है और फिर वापस से अपनी जगह पर आ सकता है। तो दिस इज़ कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव, जिसमें वेव भी एक तरफ और पार्टिकल का मोशन भी उसी लाइन में होता है। लेकिन ट्रांसवर्स वेव में ऐसा नहीं होता। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है कि अगर वेव अगर सीधी जा रही है तो पार्टिकल जो है वो ऊपर या नीचे की तरफ जो है ऑसिलेट कर रहा होता है।
तो ये होता है ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। तो लाइट कौन से कैटेगरी में आ जाता है हमारा, ट्रांसवर्स वेव में। बहुत सुंदर, 9th में पढ़े होगी, इसीलिए मैंने ज़्यादा इस पर टाइम नहीं दे रहा हूँ। दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, याद कर लो इस पॉइंट को। हो सकता है एमसीक्यू में ये भी सवाल पूछा जा सकता है। मेरे इस टॉपिक को इंक्लूड करने का मतलब ही यही था कि इससे भी एमसीक्यू बन सकते हैं, हर एक लाइन से एमसीक्यू बनाया जा सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट एक क्या है, ट्रांसवर्स वेव भी है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिंपल शब्दों में समझ लो अभी के लिए कि मान लो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज दिस इज़ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत बढ़िया भाई साहब, अच्छा। और ये सपोज मान लो ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। तो लाइट जो है जब किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में जाके इंटरेक्ट कर लेती है, बात समझ में आया। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है ऐसे करके और ऐसे ही परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे मैग्नेटिक फील्ड भी आ रही है, तो इस पॉइंट पर जहाँ पे ये इंटरेक्ट कर लेते हैं वहाँ से एक और फॉर्म ऑफ एनर्जी निकलती है और ये फॉर्म ऑफ एनर्जी हमारा क्या होता है, लाइट। इसीलिए लाइट को हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहते हैं। बात समझ में आई? ओके सर, ठीक है, थोड़ा थोड़ा बात समझ में आ रहा है। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत सुंदर, बहुत मज़ा आया। ट्रांसफर वेव ये सब 9th क्लास का ही टॉपिक था, इसीलिए मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ। ठीक है भाई साहब, आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। अगला पॉइंट क्या है सर, आज बताता हूँ। अगला पॉइंट पे बात कर लेते हैं भाई साहब। ओके, स्पीड ऑफ लाइट इज़ 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। भाई देश के बच्चे को पता है तो आपको भी ये बात पता होनी चाहिए कि लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बहुत सुंदर भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आया बाबा। आगे बताओ, और बताओ सर। ओहो हो, ये क्या है सर? इफ़ एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स ऑल कलर्स, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है सारे कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, देन इट अपीयर्स वाइट, एंड इफ़ इट एब्जॉर्ब्स ऑल लाइट इट अपीयर्स ब्लैक। यार बहुत ही सिंपल सा है, शर्म आ रही है बताते हुए, बट फिर भी शर्मा लो थोड़ा थोड़ा, कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर जो कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो सारे कलर्स को रिफ्लेक्ट कर रही है तो वो कैसा अपीयर होता है, वाइट। उसका कलर कैसा हो जाता है, वाइट। और अगर कोई ऑब्जेक्ट सारे लाइट को एब्जॉर्ब कर ले अपने में तो वो कैसा दिखाई पड़ता है, ब्लैक। तो अपने आसपास की चीज़ों को देखो और विजुअलाइज करो कि अच्छा ये वाइट दिख रहा है, इसका मतलब ये सारे कलर्स को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। चाहे जितने भी कलर्स क्यों ना इस पर गिर रहे हो, सभी कलर्स को वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। और अगर कोई भी चीज़ अगर काली दिख रही है, जैसे कि हमारा ब्लैक बैग्स होते हैं, जो ब्लैक कलर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो सारे कलर्स को क्या कर लेते हैं अपने अंदर। ओके सर, और बताओ सर, और क्या है इसमें? तो चलो अब चलते हैं हम लोग अपने छठे पॉइंट पर। छठा पॉइंट क्या है भाई साहब? रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड स्पीड ऑफ लाइट इज़ वेलोसिटी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। अब देखो, लाइट क्योंकि एक वेव है, जैसे कि हम देख रहे हैं ये एक वेव है, ठीक है। तो इसमें 3 बातें होती है। सबसे पहला, लाइट का अपना एक वेलोसिटी होता है जो कि कितना था, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बहुत सुंदर भाई साहब। फिर लाइट की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी क्या है पता नहीं है, कोई बात नहीं, अभी हम लोग बात करेंगे इसमें। फिर जो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक होता है वो होता है इसका वेवलेंथ। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो वेवलेंथ। अच्छा सर, ये वेवलेंथ क्या होता है? बोले ठीक है भाई साहब, चलो वेवलेंथ समझ लेते हैं। देखो, मान लो यहाँ से वेव शुरू हो रही है, हाँ सर दिख रहा है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक वेव गया, बहुत बढ़िया, यहाँ से यहाँ तक, ये देखा ना एक पूरा पैटर्न। ये इसको मान लो एक पूरा का पूरा साइकिल, चक्कर मान लो ये एक पूरा का साइकिल है, ठीक है। अब इसी को अगर हम उठा के यहाँ पर, और इस साइकिल को देखो, इस वाले चीज़ को देखो, क्या ये दोनों चीज़ सिमिलर नहीं है? बोला यस सर, हाँ सर बिल्कुल सिमिलर है। इसको उठा के यहाँ रख देंगे तो ओवरलैप कर जाएगा सर। अरे यार नहीं समझ में आया, समझ में आ गया क्या? अच्छा, बोला ठीक है सर समझ में आ गया कि ये और ये दोनों सिमिलर है। बोला हाँ बहुत बढ़िया। अब देखो, अब ये जो है ना, ये एक पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है, अगर हम इसी को उठा के यहाँ रख देंगे तो ओवरलैप कर जाएगा। बोलेगा यस सर। फिर इसको अगर हम यहाँ पे उठा के रख देंगे तो एक तीसरा वेव बन जाएगा ऐसा करके। बोला यस सर बिल्कुल सही बात है। तो बोला अब ध्यान से देखो, ये जो छोटा सा जो बना था ना, ये इसका यहाँ से लेकर जहाँ से ये शुरुआत हुआ और जहाँ पर ये ख़त्म हुआ, ये जो डिस्टेंस होता है ना, दिस इज कॉल्ड योर वेवलेंथ। बोला सर 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 सर, सर रुक जाओ सर, एक बार और। बोला अच्छा अच्छा, ध्यान से सुनना भाई साहब। ओके रुको सर, देखो यहाँ से शुरुआत हुआ था उस वेवलेंथ का, और यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा एक जो डब्बा बना था हमारा, छोटा सा साइकिल, छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा, ये हो गया था हमारा एक पूरा का पूरा साइकिल।
तो ये जो लेंथ हुआ ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, दिस इज कॉल्ड योर वेवलेंथ। बोला अच्छा तो सर इसको वेवलेंथ कहते हैं क्या? हाँ, एक पूरा साइकिल का स्टार्टिंग से लेकर एंड पॉइंट तक जो डिस्टेंस होता है वो कहलाता है हमारा वेवलेंथ। अच्छा, अब एक तेज बच्चा को क्या दिखाई पड़ेगा? सर एक मिनट रुको सर, आप क्या कह रहे हो? आप ये कह रहे हो कि आप जो कह रहे हो वेवलेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक। बोला हाँ, हम यहाँ से लेकर यहाँ कह रहे हैं, बट सर वेवलेंथ तो यहाँ से लेकर यहाँ ये कह रहा है, इसका क्या मतलब हो? तो अब मैं बताता हूँ, तो ध्यान से सुनना। एक वेव में ना एक से ज़्यादा वेवलेंथ होता है, लेकिन सबका लेंथ सेम होता है। वेवलेंथ मतलब सिंपल सा होता है कि एक ऐसा रिपीटिंग पोर्शन उठाओ जिसको बार बार ना, अगर आप देखो, अब ये इस वाले पोर्शन को देखो, यहाँ से एक ये वाला पोर्शन बना, ठीक है। अब जस्ट इसके बाद अगर तुम बढ़ेगा तो फिर से एक ऐसा पोर्शन बनेगा यहाँ पर। बात समझ में आया? नहीं आया समझ में? अरे यार हाँ ना बोल, रुको पेन चेंज कर लेता हूँ। फिर इसी चीज़ को फिर देखो रिपीट करेंगे हम लोग तीसरा, तो फिर से ये वाला जो पार्ट था ना, ये वाला, दिस इज कॉल्ड योर स्मॉलेस्ट साइकिल। तो स्मॉलेस्ट साइकिल का जो लेंथ होता है ना, लेंथ, दैट इज कॉल्ड योर वेवलेंथ। समझ में आया? स्मॉलेस्ट साइकिल, सबसे छोटा सा उठाओ और उसका जो लंबाई होता है वो वेवलेंथ कहलाता है। अब तुम वो यहाँ से लेकर यहाँ भी ले सकते हो, क्योंकि साइकिल तो ऐसे भी रिपीट कर रहा है ना, या फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक भी ले सकते हो। सो दैट इज कॉल्ड योर वेवलेंथ। अच्छा सर, ठीक है सर, समझ में आ रहा है, ठीक है, बात समझ में आ गया। वेवलेंथ क्या होता है, 9th में भी पढ़े थे सर। तो रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड स्पीड ऑफ लाइट इज v इक्वल्स टू एफ लेमडा। वेवलेंथ को किससे डिनोट करते हैं? लेमडा से, ध्यान से रखना भाई साहब। अच्छा, अगला चीज़ क्या है सर? फ्रीक्वेंसी क्या होता है? ध्यान से सुनना। फ्रीक्वेंसी होता है, मान लो ये जो एक साइकिल है, ये एक साइकिल था। बोला यस सर, ये भी एक साइकिल था। बोला ठीक है, दूसरा ले लेते हैं। बोला और ये, बोला यस सर, ये दोनों एक साइकिल था। दोनों सेम दिख रहा है? बोला यस सर, दोनों सेम दिख रहा है सर। बोला ठीक है, मान लो इस पूरे साइकिल को होने में तुमको समय लग गया 0.5 सेकेंड। कितना? 0.5 सेकेंड। बोला यस सर, ठीक है, समझ में आ गया, 0.5 सेकेंड। और इस वाले साइकिल को भी होने में कितना लगा? 0.5 सेकेंड। अच्छा ठीक है सर। तो अब ध्यान से सुनना, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है कि एक सेकेंड में कितने साइकिल कंप्लीट हुए। जैसे कि यहाँ पे देखो, एक सेकेंड हो गया, 0.5 प्लस 0.5, कितना साइकिल हुआ इसमें? 1 + 1, 2 साइकिल हो गया। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 2। तो फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वेव्स दैट पास अ पॉइंट इन स्पेस ड्यूरिंग एनी टाइम इंटरवल। यूजुअली 1 सेकेंड हम लोग लेकर चलते हैं। बोलो क्लियर? अच्छा समझ में आ गया। अगला पॉइंट, लाइट एग्जिबिट्स डुअल नेचर। अरे सर ये क्या है? बोला देखो, ये थोड़ा हाई लेवल की बातें होती है, बट ठीक है, थोड़ा सा बता देता हूँ कि लाइट में जो है वो 2 तरह का नेचर शो करता है। एक होता है पार्टिकल नेचर, ठीक है, और दूसरा नेचर शो करता है वो क्या होता है? वेव नेचर। वेव नेचर है जो कि हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th में, जिसमें आएगा डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस पढ़ेंगे हम लोग, वेव नेचर के बारे में पढ़ेंगे। और हमारे क्लास 10 में क्या है? सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल नेचर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सब क्या है? एग्जाम्पल्स ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है। तो ये भी MCQ में पूछा जा सकता है कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो है वो किस नेचर ऑफ लाइट को शो कर रहे हैं? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। और ये एक अच्छा सवाल होता है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होता है कि अच्छा पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट होती है क्या। फिर ये भी एक सवाल होता है, v इक्वल्स टू एफ लेमडा, ये वाला जो सवाल है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। और लास्ट इस पूरे क्विक रिकैप का, कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 टाइम पीरियड। कभी कभी फॉर्मूला पूछा जा सकता है और उस पर न्यूमेरिकल बना देता है कि यार किसी वेव का टाइम पीरियड है 2 सेकेंड। टाइम पीरियड कितना है? 2 सेकेंड। बहुत बढ़िया भाई साहब। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड होता है कि एक वेव को, जैसे इस साइकिल को कंप्लीट होने में कितना समय लगा था? 0.5 सेकेंड। तो ये इसका टाइम पीरियड हो गया। ध्यान समझ में आया? एक पूरा साइकिल, एक पूरा चक्कर काटने में कितना समय लगा हमको? तुम अपनी जगह पे खड़े हो जाओ और एक चक्कर घूम लो, तो कितना समय लगा तुम्हें घूमने में? दैट इज कॉल्ड योर टाइम पीरियड, ठीक है। और 1 सेकेंड में कितने चक्कर तुमने मार लिया? दैट इज कॉल्ड योर फ्रीक्वेंसी। तो कंफ्यूज मत होना दोनों में, फिर से कह रहा हूँ, टाइम पीरियड हुआ एक चक्कर लगाने में तुमको कितना समय लगा, और फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 सेकेंड में कितना चक्कर लगाया, दैट इज कॉल्ड योर फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? 1 टाइम पीरियड। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरा का पूरा रिकैप कर लिया। तो चलो अब समय हो गया है MCQs की तरफ बढ़ने का।
तो अब तक अगर किसी को कोई डाउट है तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, शर्माना मत, घबराना मत, कमेंट बॉक्स में बताओ, अगले वीडियोस में मैं उस डाउट को ज़रूर उठाऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो के अंत में 2 सवाल होंगे आपके लिए जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए फटाफट देखते हैं कौन उसका सही आंसर देता है, लेकिन उससे पहले कि जितने भी सवाल होंगे उसको सबसे पहले करते हैं। तो आपको दिख रहा होगा हमारा सबसे पहला सवाल है हमारा, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ स्मूथ एंड पॉलिश्ड सरफेस इज। सवाल क्या कह रहा है? सवाल ये कह रहा है कि अगर हमारे पास एक स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस है और उस पर जब लाइट आकर बाउंस बैक कर जा रही है सेम मीडियम में। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम मीडियम में। समझ में आ रहा है? लाइट आया, सरफेस पर टकराकर सेम मीडियम में बाउंस बैक कर जाना। अगर एयर से आ रही है तो एयर में ही वापस चली गई। दिस इज कॉल्ड व्हाट? बताओ। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या चीज़? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। की रिफ्रैक्शन में क्या हो जाता है? रिफ्रैक्शन में हो जाता है लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर जाता है। सो दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। स्कैटरिंग और डिस्पर्शन 2 अलग अलग बातें होती है, लेकिन इस सवाल का जो आंसर होगा वो क्या होगा हमारा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर आपको पहले से पता था वेरी गुड, नहीं पता था तो इसके थ्रू आपको पता चल गया है। ओके, तो इसी तरह हम लोग पढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। सो दूसरा सवाल क्या है हमारा? अरे ये देखो क्या है यार, जरा मैं प्रभु को याद कर लेता हूँ। कभी कभी ईश्वर को याद करना चाहिए। चलो, सवाल क्या है? द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड फॉर प्लेन मिरर ओनली, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर ओनली, या ऑल मिरर इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप। तो जब मैं क्लास 10 में था ना, तो स्टार्टिंग में मुझे क्या डाउट आता था, क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग जनरली प्लेन मिरर के साथ पढ़ते थे, तो मुझे क्या डाउट आता था कि यार ये जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है ना वो सिर्फ प्लेन मिरर में ही वैलिड होता है। बट ऐसा नहीं है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हर जगह वैलिड होता है, चाहे कोई सा भी मिरर हो, चाहे कोई सा भी सरफेस हो। जनरली स्टूडेंट्स को डाउट सरफेसेस पर भी आता है कि सर रेगुलर सरफेस पर होगा, इरेगुलर सरफेस पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड नहीं होगा। बट नहीं मेरे भाई, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हर तरह के मिरर के लिए भी वैलिड होता है, फिर चाहे वो प्लेन मिरर हो, फिर चाहे वो कनकेव मिरर हो, फिर चाहे वो कन्वेक्स मिरर हो, या फिर चाहे वो रेगुलर सरफेस हो, चाहे वो स्मूथ हो, चाहे वो इरेगुलर हो। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है होल्ड गुड फॉर ऑल मिरर्स इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ओके सर जी, आगे बढ़ो सर। बहुत बढ़िया सर, आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल, जिसको आता है वो जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तीसरा सवाल क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो भाई साहब, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में देश के बच्चे को पता है कि सर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं। कौन से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं भाई साहब? पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है कि अगर इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल, ये तीनों सेम प्लेन में होंगे। सेम प्लेन कहने का मतलब होता है आप एक कागज़ का टुकड़ा समझ लो, एक कागज़ में, तो उसी कागज़ में ही इंसिडेंट रे होगा, रिफ्लेक्टेड रे होगा और नॉर्मल होगा। ऐसा नहीं है कि उस कागज़ में इंसिडेंट रे है लेकिन रिफ्लेक्टेड रे उस कागज़ के बाहर चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड सिंपल मीनिंग ऑफ अ प्लेन। तो पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। चलो भाई साहब, पहला तो ठीक है। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हाँ, ये बात सही है। हम लोग को पता है कि एंगल आई जो होता है वो एंगल आर के बराबर होता है। अरे भाई साहब, अरे पता था कि नहीं पता था? अरे हाँ ना बोल दो यार कमेंट बॉक्स में। तो पहला और दूसरा दोनों बात क्या कहलाती है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी। बहुत सुंदर भाई साहब, अच्छा सवाल, सिंपल सा सवाल। शर्म आ रही है बताते हुए, बट थोड़ा थोड़ा शर्मा लेते हैं। अच्छा चलो भाई साहब, चौथा नंबर का सवाल करते हैं। चौथा नंबर का सवाल क्या कह रहा है? कैलकुलेट एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे और ये हो गया हमारा नॉर्मल। तो ये जो एंगल होता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो एंगल होता है दैट इज बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, इसे कहते हैं हम लोग रिफ्लेक्टेड रे। तो ये जो एंगल होता है दिस इज कॉल्ड एंगल आर। और हमें अभी जस्ट पढ़ा है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है? एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। ये बात हम लोग को पता है भाई साहब, ठीक है। तो अब इसमें सवाल क्या कह रहा है कि बोल रहा है भाई एंगल आई निकालो और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालो। बोला ठीक है। बोले देखो सर, आई और आर तो आपस में बराबर है। बोला हाँ सर, दोनों बराबर है आपस में। तो बोला अगर मैं किसी तरीके से आई को निकाल लूँ तो मेरे पास आर तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा ना। बोलेगा अरे यार नहीं आया समझ में तुम लोग को,
अरे आया कि नहीं आया, मैं क्या कह रहा हूँ, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, तो मुझे दोनों निकालने की जरूरत ही नहीं है। मैं अगर एक भी निकाल लूँ तो मैं दूसरा ऑटोमेटिकली उसके बराबर हो जाएगा ना। बोला हाँ सर बात तो सही है, एक ही निकाल लो काम हो जाएगा। लेकिन सवाल उठा सर एक कैसे निकालूं, एंगल आई कैसे निकलेगा। बोला अच्छा बहुत सिंपल है, देखो कैसे। बोले तुमको ये बात पता होना चाहिए कि किसी भी सरफेस पर जो नॉर्मल ड्रॉ करते हैं ना, वो हमेशा कितना डिग्री का एंगल बना रहा होता है उस सरफेस पर, 90 डिग्री। ये परंपरा है भाई साहब कि नॉर्मल जो है हमेशा उस सरफेस पर कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल है 90 डिग्री, और हमें क्वेश्चन में दे दिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 35 डिग्री। तो क्या आप लोग ये एंगल नहीं बता सकते हो कितना होगा। अरे यार सर आप तो बोलोगे यार सर बहुत सिंपल है सर, बिल्कुल बहुत सिंपल है। 90 माइनस 35 कितना हो जाएगा भाई साहब, 10 में से 5 चला गया 5, और इसमें से कितना चला जाएगा, 8 में से 3 चला गया 5। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 55 एंगल आई। और देश का बच्चा को पता चल चुका है कि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर होगा, तो ठीक है ये भी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। बोलो बात समझ में आया। तो अब बढ़ लेते हैं हम लोग अपने 5वें सवाल की तरफ। सवाल क्या है, व्हेन लाइट रे रिट्रेसेस इट्स पाथ देन इट्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज। रिट्रेस क्या कहता है, रिट्रेस का मतलब किसको पता है भाई साहब। रिट्रेस का मतलब होता है जिस रास्ते से आप आए उसी रास्ते पे वापस आप चले गए। समझ में आया। रिट्रेस मतलब जिस पाथ पर आप एक बार आए वापस टकरा कर आप उसी पाथ पर चले गए वापस। बोलो क्लियर। तो अब सवाल क्या कह रहा है कि कौन सा ऐसा लाइट रे है जो अपने पाथ को क्या कर रहा है, रिट्रेस कर लेता है, मतलब जैसे आया उसी पाथ पे निकल गया। तो तब उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, मतलब कितनी डिग्री पर गिरेगा कि वो एंगल ऑफ मतलब कितने डिग्री पर वो गिरेगा ताकि वो अपने पाथ को क्या कर ले, रिट्रेस कर ले, मतलब जैसे आया वैसे ही निकल गया। अब ये सवाल अच्छा कहा जा सकता है, अच्छा सवाल है, ये एक अच्छा सवाल है, सवाल आ सकता है MCQ सब में, मीडियम लेवल सवाल है ये। लेकिन क्या ये बहुत सवाल टफ है, नहीं। कैसे, चलो बात करते हैं। रिट्रेस करने का मतलब पहले 30 डिग्री देख लेते हैं यार, 30 डिग्री पे गिरने पर कैसा होगा। ये देखो, ये मान लेते हैं कि 30 डिग्री पर आकर लाइट गिरी, तो हम लोग को पता है कि लाइट रे अगर ऐसे गिरा तो यहाँ से टकराने के बाद वापस ऐसे जाएगा 30 डिग्री बनाते हुए। तो जिस रास्ते से वो आया उस रास्ते से वापस गया नहीं, आया तो ऐसे और चला गया ऐसे, तो यहाँ पे ये रिट्रेस नहीं हुआ। इसका मतलब ऑप्शन ए तो नहीं है भाई साहब। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें 45 डिग्री के बारे में, किसके बारे में, 45 डिग्री, तो सेम बात होगी है ना यार। 45 डिग्री पर मान लो ये 45 डिग्री पर गिरा है हम, तो फिर से ये आएगा और नॉर्मल से कितना 45 डिग्री बनाते हुए वापस निकल जाएगा। तो फिर से यहाँ पे रिट्रेस तो नहीं हुआ, मतलब जिस रास्ते से आया उस रास्ते से वापस तो नहीं गया। सिमिलरली बात हम लोग 60 डिग्री के लिए भी कर लेते हैं। इस एंगल को अब मान लेते हैं क्या 60 डिग्री, थोड़ा और बढ़ा लो इसको, बोलो क्लियर। इस एंगल को क्या मान लेते हैं हम लोग 60 डिग्री। मेरे राइटिंग पर मत जाना, राइटिंग मेरी बचपन से बहुत ख़राब है, बहुत सुंदर भाई साहब, मार्क्स मेरे इसी में कट जाते थे, लेकिन कोई नहीं, माइंड मत करना। चलो बात कर लेते हैं 60 डिग्री के बारे में। तो ये है हमारा 60 डिग्री। अब फिर से बोलोगे सर क्या, ये तो रिक्शे वाले को ही पता है सर कि 60 डिग्री पे आएगा तो ये 60 डिग्री पे निकल जाएगा। कहाँ आया सर, जिस रास्ते से आया वो तो दूसरे रास्ते से निकल गया, तो 60 डिग्री पे ऑप्शन नहीं रहा। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है 0 डिग्री। बोला सर इसका क्या मतलब हो, कैसे बनेगा ये। तो बोला देखो ये कैसा बनेगा। बोला तुम लोग बनाते थे एक्चुअली में, तुम लोग अभी इसको विजुलाइज नहीं किए। जो हम लोग का नॉर्मल होता है ना, नॉर्मल वो होता है हमारा 0 डिग्री पर, और जब तुम लोग नॉर्मल का डायग्राम बनाते हो तो हम लोग हमेशा ये ऐसे करके बनाते हैं। ये होता है हमारा नॉर्मल, जो हम लोग सब बनाते हैं, लेकिन एक्चुअली कोई इस पर ध्यान नहीं देता है। दिस इज कॉल्ड ए नॉर्मल। अब देखो नॉर्मल जिस रास्ते पे गिरा उसी रास्ते पर वापस भी चला गया। समझ में आ रहा है बात। इधर तो हमारा इंसिडेंट रे होता था, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे होता था, और ये हमारा बीच में नॉर्मल होता था। तो नॉर्मल बनाने वक्त हम लोग 2 एरोज लगाते हैं। मैक्सिमम लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये बात ध्यान देने वाली होती है कि नॉर्मल ड्रॉ करने वक्त हम लोग 2 एरो लगाते हैं। ये 2 एरो का मतलब होता है, ये 2 एरो का मतलब है कि लाइट रे ऐसे गई, सरफेस पर टकराई और वापस से उसी रास्ते से निकल गई। और यही तो हम लोग का सवाल है कि कब लाइट, जब लाइट रे रिट्रेस करती है अपने पाथ को, तो उस समय उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होता है। तो जरा सोचो कि अगर लाइट रे ऐसे गिरी है ऐसे करके, इसी लाइट रे को तुम क्या करो इधर लेके आ जाओ, और लाइट रे को बिल्कुल ऐसे गिराओ तो इसी के बिल्कुल पैरेलल, तो बताओ कितना डिग्री बनाएगा ये नॉर्मल से, 0 डिग्री। अरे यार 0 डिग्री पे गिराओ नॉर्मल के पैरेलल तो वापस ऐसे ही नहीं निकल जाएगी यार। बोला हाँ सर, कुछ नया बात पता चला क्या। बहुत बढ़िया भाई साहब। तो बात समझ में आ गया कि अगर कोई भी लाइट रे को
हम लोग 0 डिग्री पर गिराएंगे। किससे 0 डिग्री पे? नॉर्मल से 0 डिग्री पे। अगर नॉर्मल से 0 डिग्री पे लाइट रे को गिराएंगे तो वो वापस वो अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगा, और ये हर जगह वैलिड हो, चाहे वो प्लेन मिरर हो, फिर चाहे वो कोई भी तरह का मिरर, स्फेरिकल मिरर भी क्यों ना हो। आगे भी हम लोग देखेंगे ऐसे सवालों को। तो इस सवाल का आंसर क्या है? सी नंबर। अच्छा सवाल है, सब एग्जाम में आने के इसके चांसेस हैं, क्योंकि अच्छा सवाल होता है, लोग सोच नहीं पाते हैं, बट काफ़ी सिंपल बट काफ़ी अच्छा सवाल होता है ये। चलो अगला छठा सवाल। हाँ ये सवाल काफ़ी अच्छा है। स्क्रीन पॉज करके आप लोग इसका आंसर सोचो। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इसका आंसर सोचे होंगे। चलो ठीक है, अच्छे बच्चे हो तुम लोग तो यार। चलो बात करते हैं इसके बारे में। क्या सवाल है? अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है, मस्त सवाल है, लेकिन बहुत ही सिंपल है। क्या है सवाल? पढ़ते हैं। Which of the following correctly represents graphical relation between angle of incidence I and angle of relation? ये सवाल जनरली लोग नहीं कराते, इग्नोर कर देते, लेकिन मैंने इसको इंक्लूड किया ताकि आपका एक मेंटली डेवलप हो, आप थोड़ा सा आपका अंडरस्टैंडिंग और डीप हो। सिंपल सवाल है, बट ग्राफ देख के बच्चे डर जाते हैं, लेकिन डरना नहीं है भाई साहब। जब मैं हूँ, व्हेन आई एम हियर देन नथिंग टू फेयर। ओके बहुत बढ़िया पास, जोक मार लियो फालतू का, आप पढ़ा दो। ठीक है चलो पढ़ लेते हैं। Which of the following correctly represents graphical relation between angle of incidence I and angle of relation R? इनमें से कह रहा है कि कौन सा ग्राफ जो है वो एंगल I और एंगल R के रिलेशन को मेंटेन कर पा रहा है। चलो देख लेते हैं। सबसे पहले ग्राफ के सवाल हो गए ना, आपको ग्राफ को रीड करने आना चाहिए। ठीक है, कि ग्राफ हो क्या रहा है एक्चुअली में। जैसे कि इस ग्राफ को रीड करो, इस पॉइंट पर होता है सब कुछ 0 0, स्टैंडर्ड मान के चलते हैं। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, ठीक है। इस पॉइंट पर, दिस इज कॉल्ड योर ऑरिजिन। अब इस ग्राफ को रीड करो, इस पॉइंट पर आई यहाँ पे, ठीक है, और आर कहाँ पे होगा? कुछ यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब है पहला बात तो मैं तुम लोगों को समझा रहा हूँ। मैं मतलब बहुत सिंपल सवाल है, बट मैं थोड़ा सा तुम लोगों को हिंट दे देता हूँ सवालों को सोचने के लिए। ठीक है, तुम जरा सोचो कि एंगल आई का क्या क्या वैल्यूज हो सकता है। ठीक है, एंगल आई की वैल्यूज कहाँ से शुरू होगी, बस उसी से आंसर ये खत्म हो जाएगा। एंगल आई कहाँ से शुरू हो सकता है? आपका मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो सकता है? मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस सोचो 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 सोचो, मिनिमम एंगल आई कितना हो सकता है? 30, 40, 20, 10, 0, या माइनस में भी जा सकता है क्या? नहीं, मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा कितना हो सकता है? 0। हाँ साहब, कितना? 0। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है? हमारा जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल के बिल्कुल पैरेलल होकर गुजर जाए, वही तो हो सकता है। इसका मतलब हमारा एंगल आई मिनिमम कितना हो सकता है? 0। बहुत बढ़िया। इसका मतलब एंगल आई जो है वो 0 से तो स्टार्ट होगा। ठीक है, अच्छा एक और बात बताओ, जब एंगल आई 0 होगा तो उस समय एंगल आर कितना होगा? बताओ बताओ बताओ। एंगल आई अगर 0 है तो एंगल आर कितना है भाई साहब? अरे दूसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन याद है कि नहीं, कि एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। जब एंगल आई तुम्हारा 0 होगा उस समय एंगल आर भी कितना होगा हमारा? 0 डिग्री। अरे बोलो क्लियर। इसका मतलब अब जरा सोचो, अब ग्राफ में हम लोग सोचेंगे, अब हम लोग 0 से वैल्यू आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले ये बात को ध्यान में रखना है कि ग्राफ में एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे एंगल आई भी 0 होगा और एंगल आर भी 0 होगा। बस यहीं पे ही सवाल खत्म। कैसे खत्म? देखो यहाँ पर एंगल आई 0 है, इसमें किया ही नहीं है। इसका आपका कहने का मतलब है कि एंगल आई 0 हो ही नहीं रहा है, ये किसी और एंगल से शुरू हुआ है, जो कि गलत है। बी नंबर के ऑप्शन को देखते हैं। बोला सर यहाँ देखो, इस पॉइंट पर एंगल आई तो 0 होगा, ठीक है, लेकिन एंगल आर तो 0 है यहाँ पर। इस पॉइंट पर एंगल आर 0 है। हाँ भाई साहब बिल्कुल सही बात है, एंगल आर 0 है, लेकिन एंगल आर का कुछ वैल्यू है, लेट्स सपोज इट एक्स, जो कि पॉसिबल ही नहीं है ना। एंगल आई को एंगल आर के बराबर होना चाहिए था। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसमें भी देखो ऐसा नहीं है। ये पहला बात तो पैराबोलिक टाइप रिलेशन है, इसका मतलब एंगल आई और एंगल आर का भी बराबर हो ही नहीं सकता है, इसमें तो वैलिड ही नहीं है ये। सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा? एंगल डी। सिंपल सा एनालिसिस, बट सिर्फ एक चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए, जिस समय एंगल आई 0 होगा उस समय एंगल आर भी 0 होगा, और हर समय क्या होगा? बराबर। हर समय क्या होगा? बराबर। एक स्ट्रेट लाइन बनेगा y इक्वल्स टू एक्स का। बहुत ही सिंपल बट बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एक अच्छे सवाल की कैटेगरी में इसे इंक्लूड किया जा सकता है, CBSE पूछ सकता है ऐसे सवालों को। तो उम्मीद करता हूँ बात क्लियर हो, और कोई भी डाउट हो तो फर्दर कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। अगले वीडियो में मैं जरूर इसका कमेंट या फिर मैं रिप्लाई करके जरूर आपका डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। ओके चलो अगला सवाल, फिर से न्यूमेरिकल। भाई साहब सब कर लेंगे, रिफ्लेक्शन में क्या पूछ लेगा, हर तरह के सवाल को करके जाएंगे, क्या पूछ सकता है वो, सब कुछ करके जाएंगे। चलो
अगला सवाल देखते हैं, सिंपल सवाल है बट अच्छा सवाल है। पहले बार में लोग इसमें फंसते हैं, क्यों फंसते हैं बताता हूँ। ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर, ठीक है, एक रे ऑफ लाइट है जो कि प्लेन मिरर पर इंसिडेंट हुई है, मेक्स एन एंगल 20 डिग्री विथ द मिरर। ये बात अक्सर लोग हड़बड़ी में छोड़ देते हैं। ध्यान से करो, एक मिरर है, उस पर लाइट रे गिर रही है, ठीक है, ये नॉर्मल हो गया, ये तुम्हारा हो गया रिफ्लेक्टेड रे। बहुत बढ़िया भाई साहब, अच्छा। ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर मेक्स एन एंगल 20 डिग्री विद द मिरर। मिरर के साथ 20 डिग्री बना रहा है, मिरर के साथ। सवाल को पढ़ना चाहिए अच्छे से, ठीक है। मिरर के साथ 20 डिग्री बना रहा है। अक्सर लोग गलती क्या कर देते हैं, यहाँ से 20 डिग्री बना देते हैं, जो कि क्या है, गलत है। सवाल ही कह रहा है भाई साहब कि मेक्स एन एंगल ऑफ 20 डिग्री विद द मिरर। मिरर के साथ बनाओ ना 20 डिग्री। अरे यार, दिस इज योर मिरर ना, तो यहाँ से तुम्हारा 20 डिग्री बनेगा। बोलो क्लियर? समझ में नहीं आया? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। सिंपल सा चीज़ है बट अक्सर लोग गलती करते थे, मैं भी गलती करता था जब मैं छोटा बच्चा था, छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा बच्चा था, ठीक है। ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर मेक्स एन एंगल ऑफ 20 डिग्री विद द मिरर। अगर एक बार आपने इसको सही से कर लिया फिर तो भाई साहब बहुत सिंपल सवाल हो जाएगा। कौन सवाल है? देन द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे। तो कह रहा है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल निकालो, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे। तो कौन से एंगल की बात कर रहा है ये? सिर्फ ये वाला एंगल, या सिर्फ ये वाला एंगल, या फिर कंप्लीट यहां से लेकर यहां तक? सोचो। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, मतलब इस दोनों के बीच का एंगल हमें बताना है, ये एंगल। इसका मतलब हमें ये वैल्यू निकालना है। बोलो क्लियर एकदम? बोला यस सर, बात समझ में आ गया हमको यहाँ तक कि हमको सर ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है सर, मिटा क्यों दिए सर? बोला ठीक है, बना देते हैं बाबू, वापस टेंशन नहीं लेने का, जिंदगी में टेंशन नहीं लेना, ठीक है, इंजॉय करके पढ़ना। अब निकालना है हमें ये एंगल प्लस ये एंगल। बोला ठीक है सर। तो अब एक बच्चा सोच रहा है वो, अच्छा सर रुकिए सर, मैं बताता हूँ आपको ये दोनों निकालना है ना? बोला हाँ। बोला सर एक बात तो पता है ना सर हमको कि ये एंगल और ये एंगल तो सेम है। बोला हाँ बिल्कुल सेम है। बोला सर फिर हो गया बात, आप ही का बात हमको याद है कि अगर कोई एक एंगल अगर हम निकाल लिए तो दूसरा एंगल ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हम बोले हाँ यार बात तो सही है तुम्हारा, एक निकाल लो दूसरा आ जाएगा। तो बोला बात खत्म ना सर, ये निकाल लेते हैं फिर। बोला ठीक है, यही निकाल के बता दो हमको। बोला अब बच्चा सोच रहा है कि सर ये कैसे निकालेंगे। बोले ठीक है, अब हम तुमको यहाँ पे थोड़ा सा हिंट दे देते हैं अच्छा सा, जो कि हम पहले भी दिए थे। अब हम कहे थे कि जो नॉर्मल होता है, अगर किसी को आ रहा है तो स्क्रीन को पॉज करो और अभी सवाल को बना डालो। सिंपल सवाल है, आराम से बन जाएगा, लेकिन जिसको नहीं क्लिक कर रहा है वो मेरे साथ अब आगे बढ़ो। हम लोग को पता है कि नॉर्मल जो होता है वो कितना डिग्री बना रहा होता है, 90 डिग्री। एक अच्छे से डायग्राम को बनाता हूँ, ठीक है। अरे मुझे डायग्राम में बहुत ज़्यादा बनता है, कोई बात नहीं, चिल, टेंशन नहीं लेने का। ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे, ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल सीधा बन जा भाई, फिर नहीं बना, कोई बात नहीं। ये हो गया हमारा 90 डिग्री और ये हमारा क्या था 20 डिग्री, जो कि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था। बहुत सुंदर, अप्रति मज़ा आ रहा है हमको तो भाई साहब, नया सीखने को कुछ मिला, अच्छा सवाल सीखने को मिला जो शायद बहुत लोग नहीं बताते। तो चलो, अब इतना बात तो समझ में आ गया था कि अगर हम ये वाला एंगल निकालें ना, ये वाला, तो ये वाला ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R। बोला यस सर बिल्कुल समझ। तो बोला ये निकाल लो। बोला सर देश के बच्चे को पता है कि ये जो है 90 डिग्री है। बोला ठीक है, अगर ये 90 डिग्री है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 डिग्री है और ये 20 है, इसका मतलब ये कितना होगा 70। 90 माइनस 20 दैट इज 70। बोला अच्छा सर एंगल I 70 होगा क्या? बोले यस एंगल I 70 होगा। इसका मतलब एंगल R भी कितना होगा सर 70। हाँ सर बिल्कुल सही बात 70। तो अब करना क्या है, दोनों को जोड़ देना है, दैट विल बी इक्वल्स टू 140 डिग्री। सो आंसर इज ऑप्शन डी। लेकिन लोग हड़बड़ी में क्या करेंगे, यहाँ पे 20 बना देंगे और 20 प्लस 20 क्या कर देंगे 40, ऑप्शन ए में टिक मारकर आ जाएंगे, और यही गलती करवाते हैं। इसलिए मैंने जानबूझ के 40 डिग्री को ऑप्शन ए में डाला था, क्योंकि लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं हड़बड़ी के बीच में। मुझे लगता है यार ठीक है सिंपल सवाल है, बट एक्चुअली में ये जो चीज़ है ना विथ द मिरर, इस पर लोग का ध्यान नहीं जाता है। लेकिन आप लोग मुझसे पढ़ के गए हो तो अगली बार से ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। ओके,
बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत मज़ा आ गया हमको तो सवालों पर आने में। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, फिर से एक बेहतरीन सवाल आप लोग के लिए, लेकिन इस बार ये थोड़ा अच्छा है, मतलब सबसे अच्छा सवाल। इससे ऊपर अब सीबीएसई बोर्ड रिफ्लेक्शन में तो नहीं जा सकती, ठीक है, एमसीक्यूज में। तो चलो सवाल को देखते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। ए रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ प्लेन मिरर, अच्छे से वह बनाते हैं अच्छे से। एक रे ऑफ लाइट है, एक प्लेन मिरर पर गिर रही है, दिस इज कॉल्ड प्लेन मिरर, ठीक है, बहुत बढ़िया। ए रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ प्लेन मिरर मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ नॉर्मल। इस बार देख लो, इस बार ये कह रहा है कि विथ नॉर्मल, तो इस बार खतरे के बाहर है हम लोग, ठीक है। 30 डिग्री विथ नॉर्मल, नॉर्मल के साथ 30 डिग्री का एंगल ये बना रहा है। इस बार कोई खतरा नहीं है भाई साहब। बोले ठीक है सर, इस बार तो कोई दिक्कत नहीं है, अब यहाँ से आराम से हम रिफ्लेक्टेड रे बना लेते हैं। बोले ठीक है, ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे, ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड। लेकिन सवाल इतना भी सिंपल नहीं है, सवाल अच्छा है। सवाल क्या कह रहा है, सवाल को पढ़ो। कह रहा है कि ऑन डेविएशन, ऑन डेविएशन, डेविएशन मतलब क्या होता है, रास्ते से भटक जाना। डेविएशन क्या होता है, रास्ते से भटक जाना। द रे ऑफ लाइट डेविएट्स थ्रू एन एंगल ऑफ, इसका क्या मतलब हुआ, डेविएशन समझते हैं सबसे पहले। क्या यहाँ पे कोई डेविएशन हुआ है क्या, हाँ यहाँ पे डेविएशन हुआ है। क्यों, मान लो यहाँ पे मिरर नहीं होता, मान लो यहाँ पर मिरर नहीं होता तो क्या होता, ये रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है और सीधा ही निकल जाता, यार है कि नहीं। अगर यहाँ पे मिरर नहीं होता तो ये रे ऑफ लाइट इस पर गिरता, सॉरी गिरता ही नहीं, ये रे ऑफ लाइट सीधा क्या हो जाता, ऐसे पास कर जाता। लेकिन ये लाइट रे अब यहाँ नहीं रहा, यहाँ पहुँच गया इस जगह पर। तो बात समझ में आ रहा है, मतलब ये इस जगह से इस जगह पहुँच गया, इसका मतलब ये अपने रास्ते से क्या हो गया, भटक गया। इसको जाना ऐसे चाहिए था बट चला ऐसे गया। तुमको यही पूछ रहा है कि ऑन डेविएशन, ये जो डेविएशन हुआ इस लाइट रे में, ये जो डेविएशन हो गया, जिससे जाना चाहिए था ऐसे बट चला गया ऐसे, तो ये जो डेविएशन हुआ ना, ये एंगल, यही तुमको बताना है कि कितने एंगल से डेविएट किया, ये एंगल निकालना है, कितने एंगल से। द रे ऑफ लाइट डेविएट्स थ्रू एन एंगल ऑफ, मतलब ये वाला एंगल निकालना है। बोला अरे सर बहुत बढ़िया सर, अच्छा सवाल लग रहा है, कैसे बनाएंगे सर, ये वाला एंगल निकालना है। बोला ठीक है भाई साहब, सबको स्ट्रेट लाइन पता है। बोला हाँ सर स्ट्रेट लाइन पता है। बोला ठीक है, छोटा छोटा एकदम छोटा छोटा कड़ी से कड़ी को जोड़ते हैं। एक मासूम सा भोला सा बच्चा जिसको कुछ नहीं आता, वो सबसे पहले क्या करेगा, वो सबसे पहले क्या करेगा, सर मुझे तो कुछ नहीं आता सर, मुझे एक बात पता है कि एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। बोला ठीक है, तो बोला इससे क्या कहना चाह रहे हो सर, इससे हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ये 30 डिग्री है ना, तो ये हम आँख मूंद के 30 डिग्री कह सकते हैं। बोला हाँ हाँ ठीक 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 ठीक, एग्री एग्री एग्री, सहमत हो गए भाई साहब। बच्चा सोच रहा है कि सर ठीक है ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, लेकिन ये कैसे निकाले सर, बच्चा सोच रहा है और उसके दिमाग में चल रहा है कि अच्छा कैसे निकाले कैसे निकाले कैसे निकाले। 2-3 मिनट सोचने के बाद उसको क्लिक किया कि सर एक सेकंड सर, एक सेकंड, ये क्लास कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। बोला सर देखो ये एक क्या है, स्ट्रेट लाइन, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन, और हम लोग को पता है कि एक स्ट्रेट लाइन पर जो पूरा एंगल बनता है ये कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री। बोला हाँ सर बात तो क्लियर है। तो अब इसी स्ट्रेट लाइन के इस एंगल को अगर हम तोड़ भी दें तो ये मतलब 1 एंगल प्लस 2 एंगल प्लस 3 एंगल, तीनों मिलकर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। मतलब तीनों एंगल को जोड़ दो, 180 डिग्री बराबर ही होना है। तो बोला कि सर ये भी तो कुछ ऐसा ही लग रहा है, ये 30, फिर ये वाला सेक्शन ये भी 30, प्लस इसको हम लोग मान लेते थोड़ी देर के लिए x। तो मेरे हिसाब से 30 प्लस x ये मिलके कितना होना चाहिए था, 180 डिग्री। क्या हम सही बोल रहे सर? बोला हाँ बिल्कुल सही बोला है, तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सोच लिया है तो बोला सर हो तो गया, फिर अब बात खत्म, पैसा हजम। 30 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 60, ये कितना हो गया x, एंड दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अब x का वैल्यू अब निकालने में क्या है, ये तो पान बेचने वाले भैया ही बता देंगे कि x वाले कितना है, 120 डिग्री प्लस 180 माइनस 60। तो बोला बस बच्चा खुश, एग्जाम में टिक लगा क्या आ गया, 8 का A। तो ये है सबसे टफ सवाल जो रिफ्लेक्शन में पूछा जा सकता है। रिफ्लेक्शन में इससे ऊपर और कुछ नहीं पूछ सकता वो, और अगर पूछ भी दिया तो वो इसी का वेरिएशन होगा, कॉन्सेप्ट इससे ऊपर नहीं जा सकता है वो। इतना ही मैक्सिमम लेवल हो गया हमारे CBSE के रिफ्लेक्शन का। एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ और औकात बता रहा हूँ कि कितना इसका औकात है। क्लास 10 इससे ऊपर तो नहीं जा सकता है MCQ में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको एकदम मज़ा आया होगा, कुछ अच्छे क्वेश्चन, कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट कुछ सीखने, जैसे ग्राफ, ठीक है। चलो तो जैसे ही मैंने कहा था कि एग्ज़ाम इसके एंड में 2 सवाल होंगे आपके लिए, जिसका आंसर अभी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो चलो, तो ये वाला सवाल है, तुम लोग को बताना है कि विच इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन
कौन से इमेज को हम लोग स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं। क्या वो रियल इमेज को ऑब्टेन कर सकते हैं, वर्चुअल इमेज, बोथ ऑफ दिस या नन ऑफ दिस। एक्चुअली ये आगे वीडियोस में मैं इसे बताऊंगा, तो बस एक थोड़ा सा तुम लोग को फ्लेवर दे रहा हूँ कि हाँ इस पर अब हम लोग बातें करेंगे अपने आने वाले वीडियोज़ में। इसका आंसर मैं अपने आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगा, और जो भी इसका सही आंसर देगा उसका नाम भी मैं अपने अगली वीडियो में बताऊँगा ज़रूर। तो ज़रूर से ज़रूर अपना कमेंट बॉक्स में बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, काफ़ी मेहनत की है यार, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। और जो नेक्स्ट सवाल है वो बहुत ही अच्छा सवाल, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज। बहुत ही अच्छा सवाल है, जरूर मैं इस सवाल का आंसर जरूर चाहता हूँ। गूगल मत करना भाई साहब, ठीक है। खुद से बनाना, ईमानदारी रखो, खुद से ईमानदार रहोगे सब काम होगा। तो बताना है तुम लोगों को कमेंट बॉक्स में अभी के अभी कि फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर क्या होगा। क्या वो 25 सेंटीमीटर होता है, क्या वो 40 सेंटीमीटर होता है, क्या वो इनफाइनाइट होता है या फिर 0 होता है। तो ये दोनों सवाल को आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में भी मुझे आंसर बताना। और कोई भी डाउट हो, अभी तक में जितने भी डाउट हो, चाहे वो कोई रिकैप में हो फिर चाहे उसमें कोई भी डाउट आए, तुरंत अभी कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा, तुम्हारे सारे डाउट क्लियर कर दूँगा। तो ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग बात कर रहे होंगे बेसिकली बेसिक्स ऑफ मिरर, और उसमें कई सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो थोड़ा सा रिविजन करके रखना यार, मैं भी रिविजन कराऊँगा, टेंशन नहीं लेना है, अच्छे से प्रिपेयर होकर आना, ठीक है। अपने दोस्तों को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, बहुत मेहनत लगी है यार भैया को, तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ, सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, वीडियो को लाइक कर दो, और अपने स्कूल फ्रेंड्स या और अपने कोचिंग फ्रेंड्स से ग्रुप में से शेयर कर दो, ठीक है। और का ही भला हो जाएगा, उनका ही बेनिफिट होगा। सो टिल देन प्रिपेयर वेल, मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में, बाय बाय।